वेलकम बच्चों। अब हम अगला चैप्टर लेकर आ गए हैं बेटा, बिजनेस स्टडी का जो सेकंड बुक है इसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पहले समझ लो, ये चैप्टर क्यों बना है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता लग जाएगा, बैकग्राउंड पता लग जाएगा तो समझने में आसानी होगी। देखो बेटा, कस्टमर के साथ ना पहले बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन होता था उसका। कैसे एक्सप्लोटेशन होता था? वो दुकानदार उसको घटिया माल दे दे रहा है, मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। दुकानदार के पास वो सामान खरीदने जा रहा है तो उसको कम तौल कर सामान दे रहा है, अंडरवेट करके सामान दे दे रहा है। ठीक है बेटा, या उसको मिलावटी सामान दे रहा है। कई प्रकार से कस्टमर को यानी कंज्यूमर को कई प्रकार से एक्सप्लॉइट किया जाता था। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सरकार को लगा कि भाई कंज्यूमर के लिए एक एक्ट लाना चाहिए जिससे उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। ठीक है बेटा, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम आगे पढ़ते हैं और जल्दी से छोटा चैप्टर बेटा खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। भाई ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है? तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है बेटा, और दूसरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्व है। सबसे पहले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसका क्या महत्व है, यानी ये क्यों जरूरी है। पहला, कंज्यूमर इग्नोरेंस। यानी बेटा क्या होता था, कंज्यूमर को ना बहुत सारी चीजों का पता ही नहीं होता, उसे पता नहीं है कि मेरा अधिकार क्या है। सपोज करो उसको कोई गलत सामान दे देता है तो वो क्या कहता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कहते हैं छोड़ यार अभी इस दुकान से सामान नहीं लेंगे। लेकिन कंज्यूमर को ये नहीं पता है कि अगर कोई उसके साथ एक्सप्लोटेशन उसका करता है या उसको गलत सामान दे देता है, मिलावटी सामान दे देता है, तो उसके पास एक अधिकार है कि वो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर वगैरह को ये सब बातें पता नहीं थी। इन सब चीजों को देखते हुए बेटा ये एक्ट लाया गया, उनकी प्रोटेक्शन जरूरी है, ताकि उन्हें उनके राइट्स के जो जो उनके राइट्स मिले हैं उनको, उसके प्रति उनको अवेयर किया जा सके। ठीक है, उनको जानकारी दिया सके कि अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आपके पास राइट है और आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो बेटा इनके लिए बहुत जरूरी था, जो इग्नोरेंट कस्टमर थे। दूसरा, और अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। आपको पता है बेटा, बहुत सारे लोग ना अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं ताकि उनके को राइट्स को कोई ना छीन ना सके। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखोगे कि जो बहुत सारे लेबर होते हैं तो लेबर यूनियन बना लेते हैं ना अपनी, यूनियन बना के काम करते हैं ताकि उनके राइट्स के खिलाफ अगर कोई मालिक यानी कंपनी का मालिक कुछ करता है तो वो स्ट्राइक वगैरह कर देते हैं। इसीलिए बेटा हमारा ये क्या था, हमारे जो कंज्यूमर थे उनका कोई इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनी नहीं हुई है, तो इसलिए जरूरी था कि ऐसा कुछ कंज्यूमर को प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके बेटा। ठीक है, तो देखो दो कारण हो गए कि कस्टमर को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। पहला, कंज्यूमर को पता नहीं होता बेचारा, वो उसे पता ही नहीं कि उसके क्या अधिकार है क्या राइट है। दूसरा क्या, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, कंज्यूमर की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ग्रुप में वो नहीं रहता, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और तीसरा, वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर। और बेटा दुकानदार तरह तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करके इसको ठगने का प्रयास करते हैं कंज्यूमर को, इसीलिए उनका प्रोटेक्शन जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गया कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है बेटा? आप लोग बोलोगे बिजनेस वालों को तो और फायदा ही होता है अगर वो कस्टमर के साथ एक्सप्लोटेशन करते हैं। नहीं बेटा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है कस्टमर का प्रोटेक्ट होना? पहला, लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट। बेटा किसी का बिजनेस लॉन्ग टर्म तभी चलेगा जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा। बात समझ में आ रही है? अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तभी तो बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, तभी तो आप उसको रिपीट सेल कर मतलब जाके दोबारा सामान खरीदोगे वहां से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसलिए बिजनेस को अगर आगे तक फलना फूलना है तो भाई कंज्यूमर का प्रोटेक्ट होना जरूरी है। दूसरा, बिजनेस यूज द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। बेटा बिजनेस सोसाइटी के जो रिसोर्स होते हैं वही तो इस्तेमाल करता है, तो भाई उसको चाहिए ना बिजनेस को कि भाई जिस सोसाइटी के अंदर कस्टमर रह रहा है, कंज्यूमर रह रहा है, वो उनसे सामान खरीद रहा है, तो बिजनेस को सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। एक तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने 11th क्लास में पढ़ा था कि टुवर्ड्स कंज्यूमर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टुवर्ड्स सोसाइटी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें कंज्यूमर था। ठीक है, तो देखो जरा, कह रहा बिजनेस हैज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप लाइक ओनर, वर्कर, गवर्नमेंट, कस्टमर। तो कह रहा है जो कंज्यूमर है यानी कस्टमर जो है, शुड बी प्रोवाइडेड विद क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। वहां आपने पढ़ा था भाई इनको क्वालिटी गुड्स मिलना चाहिए और रीजनेबल प्राइस पे मिलना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है बेटा, मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल जस्टिफिकेशन क्या कहता है बेटा कि जिस थाली थाली में खाओ उस थाली में छेद मत करो। समझ रहे हो बेटा बात, कि भाई एक बिजनेस कैसे फलता फूलता है, एक बिजनेस फलता फूलता है कंज्यूमर की वजह से ही। तो एक बिजनेस की ये मोरल ड्यूटी बनती है कि भाई वो किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन कस्टमर के साथ ना करे। ठीक है, अच्छा, मतलब कैसे ना करे, जैसे अडल्ट्रेशन, मिलावटी सामान ना दे, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना करे। ठीक है, अनसेफ प्रोडक्ट ना उनको बेचे, डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना बेचे, इस तरीके से करके बेटा। ठीक है, मोरल जस्टिफिकेशन होता है उनका एक। दूसरा है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और बिजनेस को बेटा, बिजनेस के लिए क्यों अच्छा है कि कंज्यूमर जो है वो प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि अगर वो उसके साथ ऐसा करेंगे, कंज्यूमर के साथ एक्सप्लोटेशन करेंगे, तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है और उनकी जो इमेज है वो टार्निश हो सकती है, यानी इमेज उनकी डाउन हो सकती है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ लिया कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। अब आइए, कंज्यूमर प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ना कंज्यूमर को 6 राइट दिए। अब इनको समझ लेते हैं वन बाय वन। पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। इसका मतलब होता है कंज्यूमर जो भी दुकान से सामान खरीदने जाता है उस सामान से कंज्यूमर को सेफ रहने का अधिकार है। सपोज करो आप कोई दवाई लेने गए और उसने दवाई आपको एक्सपायर्ड दवाई दे दी जिसको खाकर आप बीमार पड़ गए। ठीक है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं बेटा, क्योंकि आपके पास अधिकार है कि आप जो भी सामान खरीद के लाओ उससे आप सेफ रहो। ठीक है,
दूसरा है क्या, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आप अगर दुकान पे कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो बेटा आपका ये अधिकार है कि आप उसके बारे में पहले पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। कई बार आपने देखा होगा, दुकानदार, हम दुकान में जाते हैं और सामान के बारे में ना हम पता कर रहे होते हैं, तो दुकानदार को पता लग जाता है यार ये खरीदेगा नहीं, तो वो क्या कहता है, भैया जब खरीदना हो तब आना। ठीक है, तो क्या दुकानदार ऐसा कह सकता है? नहीं बेटा, वो ऐसा नहीं कह सकता। आपका अधिकार है सामान के बारे में पूरी जानकारी लेने का। आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये अधिकार मिला हुआ है। तो क्या लिखा है, कंज्यूमर हैज द राइट टू कंप्लीट इंफॉर्मेशन, टू हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग इट, यानी प्रोडक्ट के बारे में उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार है खरीदने से पहले। ठीक है, कोई मना नहीं कर सकता। फिर लिखा है राइट टू बी एश्योर्ड। राइट टू बी एश्योर्ड का मतलब है जो कंज्यूमर है हैज द राइट टू चूज एनी प्रोडक्ट आउट ऑफ द अवेलेबल। इसका मतलब होता है, राइट टू बी एश्योर्ड का मतलब होता है राइट टू बी, इसको राइट टू सिलेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, राइट टू क्या है, सिलेक्शन बोल सकते हैं, कि यानी कि उसके पास बेटा जब हम सामान खरीदने कस्टमर जाता है तो वो अपने ऑप्शन से, मतलब सपोज करो चार पांच प्रकार का, मतलब चार पांच सामान पड़ा हुआ है, तो उसमें जो उसका मन करे वो उसको सेलेक्ट करके खरीद सकता है। यानी चुनाव करने से मना नहीं कर सकता आपको। ठीक है। अगला है राइट टू बी हर्ड। अगर उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है, ठीक है, और वो उसकी कोई कंप्लेंट करता है, तो ध्यान रखना बेटा उसको सुनवाई उसकी होनी चाहिए। इसके ऊपर केस स्टडी बहुत आती है, तो ये ध्यान रखना कि अगर उसको कोई तकलीफ हुई, ठीक है, तो उस तकलीफ को जब वो जाके कंप्लेंट फाइल करता है तो अपने कौन से अधिकार का यूज करता है बेटा, राइट टू बी हर्ड का यूज करता है, यानी सुनवाई का अधिकार का वो इस्तेमाल करता है जब भी वो कंप्लेंट फाइल करता है। उसके बाद राइट टू सीक रिडेंशल। इसका मतलब ये कि जब उसने कंप्लेंट फाइल की है तो उसको उसका उपचार भी मिलना चाहिए। ठीक है, उसका कोई डिसीजन भी आना चाहिए केस का, ये नहीं कि कोर्ट में अलग से केस लटका दिए गए और बेचारा वो वेट ही कर रहा है अपने लिए। बेटा इसके लिए कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर फोरम, यानी कि अलग से कोर्ट बनाए गए हैं। ठीक है, तो उसको उपचार भी मिलेगा। और लिखा है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। और बेटा कंज्यूमर का ये अधिकार है कि उसको समय समय पे गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, उसके जो राइट्स हैं उससे अवेयर करती है। आपने ऐड देखी होगी, जागो ग्राहक जागो, ये इसी अधिकार के तहत गवर्नमेंट क्या करती है, कस्टमर को यानी कंज्यूमर को अवेयर करती है उसके राइट से। ठीक है, तो ये 6 राइट इन्हें मिले हुए हैं। आगे देखिए, आगे है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बेटा किसी को अधिकार ही दे देना। जैसे आपने देखा होगा जब डाउरी का एक्ट आया था, डाउरी का लॉ बना कि दहेज लेना अब कानून की नजरों में जुर्म है, तो आपको पता होगा कि ना बेटा इसका ना उन्होंने बहुत मिसयूज किया। बहुत सारे घरों घरों ने, लड़कियों ने इसका मिसयूज करके और बहुत सारे घरों को जेल में डलवा दिया। ठीक है, तो बेटा ऐसे नहीं, जब कोई कानून आपकी रक्षा करने के लिए बनता है तो आपकी बदले में कुछ जिम्मेदारी आती है। ठीक है, कि आप गलत ना करें, किसी के साथ उस कानून का फायदा ना उठाए। इसी प्रकार जो हमारे कंज्यूमर है इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे अधिकार दे दिए, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी कुछ इस तरीके से कार्य ना करें कि किसी को अननेसेसरी परेशान ना करें, थोड़ा खुद भी संभल कर चले। तो बेटा क्या इस प्रकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर की, वो पढ़ने जा रहे हैं। पहला, वी वेयर अबाउट द वेरियस प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट इंटेलिजेंट वाइज चॉइस कैन बी मेड। बेटा आपको ना अवेयर होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है, क्या सामान आ रहा है, ताकि आप पहले से ही सामान ठीक खरीद के लाएं, बाद में प्रॉब्लम हो ही ना। दूसरा, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स। ये नहीं कि आप पहले ही घटिया सामान, सस्ता सामान खरीदने के चक्कर में आप कोई घटिया क्वालिटी ले आए। ठीक है बेटा, जैसे आईएसआई मार्क लगा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं, एफपीओ मार्क होता है फूड प्रोडक्ट पे, हॉलमार्क ज्वेलरी पे होता है। ये सब देखकर खुद अवेयर रहो। अगर आप ये सब देखे बिना सामान खरीद के ले आए तो बेटा आप तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही नहीं रहे, तो आपको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है। अगला है फॉलो द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। और बेटा ध्यान से जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लो, और उसके साथ जो रिस्क है, जैसे कई बार कुछ सामान मिलता है, दवाई मिलती है और लिखा रहता है बच्चों की पहुंच से दूर रखें, कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो बेटा इसकी जानकारी लो और दूर रखो उसे। ठीक है। आगे क्या लिखा है, रीड द लेबल्स केयरफुली टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइस। और बेटा जो लेबल लगा होता है सामान के ऊपर, उसका प्राइस पढ़े, उसका वेट पढ़े, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट पढ़े, ये आपकी जिम्मेदारी है, वो पढ़ने के बाद लेकर आए। ठीक है। आगे लिखा है एसर्ट योरसेल्फ टू इंश्योर टू गेट अ फेयर डील। और बेटा पहले से ही आप इस तरीके से अपने आप को श्योर कर लें कि हाँ भाई जो जो भी सामान मैं खरीदूंगा वो उसकी एक फेयर डील आपको मिले। ठीक है, वो आपको ठग ना ले, तो अपनी तरफ से सचेत रहना जरूरी है। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। और जब भी डीलिंग करो तो ऑनेस्ट रहो, किसी प्रकार की कोई बात छुपाओ मत। आस्क फॉर कैश मेमो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब भी आप दुकान से सामान खरीद के लाओ तो कैश मेमो यानी बिल आपके पास होना चाहिए, नहीं तो कंप्लेंट कैसे करोगे। ठीक है। फाइल अ कंप्लेंट इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम इन केस ऑफ शॉर्टकमिंग इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स। और बेटा अगर आपको कोई घटिया सामान मिलता है या खराब सामान मिलता है तो एक आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करें। ठीक है। आगे लिखा है फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी विच वुड पे एन एक्टिव पार्ट इन द एजुकेटिंग कंज्यूमर। और बेटा कंज्यूमर सोसाइटी बनाओ अपने एरिया में रहकर, ताकि ना समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहे और आपके जो इंटरेस्ट है वो सेव रहे। ठीक है, सेव किया जाए उन इंटरेस्ट को सोसाइटी के द्वारा। और लिखा है रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, वेस्ट मत करो, लिटरिंग्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द पोल्यूशन, और पोल्यूशन मत फैलाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है बीइंग अ कंज्यूमर। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ना सरकार ने क्या किया, इसके लिए एजेंसी बना दी। ठीक है, ताकि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो एजेंसी कैसे बनाई, एक बनाई हमारी एजेंसी कैसी,
डिस्ट्रिक्ट कमीशन बना दिया। क्या बना दिया? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। दूसरा कौन सा बना दिया? स्टेट कमीशन। और तीसरा बना दिया नेशनल कमीशन। कि कस्टमर को यानी कंज्यूमर को अगर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो वो इसमें जा सकता है। इसके लिए क्राइटेरिया बना दिया कि कौन सा कस्टमर कौन से कमीशन में जाएगा। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला लेवल पे बना दिया, एक राज्य यानी हमारे स्टेट लेवल पे बना दिया, और एक नेशनल लेवल पे बना दिया। ठीक है, अब देखो कौन बनाता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, किसके द्वारा सेटअप किया जाता है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और स्टेट वाला भी किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है यार, स्टेट के अंदर ही तो डिस्ट्रिक्ट होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। और नेशनल वाला सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, राइट। दूसरा, इसमें मेंबर कितने होते हैं? इसमें एक प्रेसिडेंट होता है यानी एक अध्यक्ष होता है, और दो अलग मेंबर होते हैं जिसमें एक औरत का होना जरूरी है। यहाँ भी सेम है, एक अध्यक्ष होगा हमारा और दो मेंबर होंगे जिसमें एक औरत का होना जरूरी है। और यहाँ पर भी एक अध्यक्ष होगा यानी प्रेसिडेंट होगा, और अदर कौन होगा? चार अदर सदस्य होंगे, यानी कि इसमें चार मेंबर है, ज्यादा है क्योंकि बड़ा कमीशन है ये, और उसमें एक औरत का होना जरूरी है। ठीक है बेटा, चलो ये तो कंपोजिशन हो गया कि लोग कैसे रहेंगे उसमें। अब आगे देखो, वैल्यू ऑफ कंप्लेंट। बेटा आपको डिस्ट्रिक्ट के पास कब जाना है? जब आपका जो केस है उसकी जो मतलब केस की जो वैल्यू है, जो आपको नुकसान हुआ है वो 1 करोड़ रुपए तक है। यानी कि आपके केस की जो वैल्यू है, सपोज करो आप एक फ्रिज लेकर आए, फ्रिज की कीमत 50,000 रुपए थी, और उसके खिलाफ कोई केस आपने फाइल किए करना है आपको, तो आप कहाँ जाओगे बेटा? आप जाओगे किसमें? डिस्ट्रिक्ट वाले में जाओगे, क्योंकि 1 करोड़ तक के जितने भी रिलेटेड मैटर है वो डिस्ट्रिक्ट वाले में जाया जाता है। और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ का अगर कोई मैटर है तो आप किस में जाओगे बेटा? स्टेट कमीशन के पास। और अगर 10 करोड़ से बड़ा मैटर है तो आप किसके पास जाओगे? नेशनल के पास जाओगे। यानी कि कोई पर्सन जो 1 करोड़ से कम के सामान के साथ डील करना है, उसको कोई परेशानी होती है, तो डायरेक्ट बेटा नेशनल कमीशन में नहीं जा सकता, ना ही वो स्टेट कमीशन में जा सकता है। एक ऑर्डर है, वो फॉलो करना पड़ेगा अमाउंट को देखकर। ठीक है बेटा, आगे कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर है। बेटा कंप्लेंट कैसे हैंडल होती है? जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो डिपार्टमेंट को, जो भी डिपार्टमेंट है रिस्पेक्टिव इन तीनों में से जिसके पास भी कंप्लेंट गई, वो उस कंप्लेंट को रिसीव करता है, अपोजिट पार्टी को इन्फॉर्म करता है। ठीक है, और फिर जो जिससे नुकसान होता है जिस सामान से, उस सामान को वो लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज देता है, अगर कोई ऐसी क्वालिटी की बात है तो। ठीक है, और अगर गुड्स डिफेक्टिव निकलता है तो बेटा जो अगली पार्टी है उसे कॉम्पनसेशन देता है बेटा। ठीक है, उसको हट जाने का भुगतान करता है। तीनों में सेम प्रोसीजर है। ठीक है बेटा, चलो अगला क्या है? रीअपील। रीअपील कैसे कर सकते हैं बेटा? अगर मान लो आपको ना, आपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेंट डाली और आप उसका उसका डिसीजन आया, तो आप उसके डिसीजन से सहमत नहीं है, तो 45 दिन के अंदर आप उसके लिए स्टेट कमीशन के पास कंप्लेंट दोबारा फाइल कर सकते हैं। जैसे होता है ना, आप देखते हो हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, ऐसे ही यहाँ पर भी बना हुआ है कि अगर आप यहाँ केस हार जाते हैं या आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप 45 दिन के अंदर स्टेट कमीशन के पास चले जाओ। लेकिन अगर मान लो आपका मैटर स्टेट कमीशन में आया और उसके डिसीजन से भी आप सेटिस्फाई नहीं है, तो 30 दिन के अंदर आपके पास, आपको कहा जाना होगा नेशनल कमीशन। बेटा पेपर में आ सकता है, पहले वाले में 45, दूसरे में 30, और तीसरे वाले में अगर आप नेशनल कमीशन के किसी जजमेंट से आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बेटा। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है कंप्लेंट फाइल कौन कर सकता है। ये पेपर में आ जाता है कई बार, कंप्लेंट कौन कौन फाइल कर सकता है? एक कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर ही कंप्लेंट फाइल कर सकता है, पहला तो ये। दूसरा, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन। कई बार होती है रजिस्टर्ड जो कंज्यूमर एसोसिएशन होती है, जहां वो कंज्यूमर मेंबर होता है, तो वो क्या करती है कि उस कंज्यूमर के बिहाफ पे, जिस कंज्यूमर के साथ कोई नुकसान हुआ है या उसके साथ किसी भी प्रकार का अनफेयर डील हुई है उसके साथ, तो उसके बिहाफ पर ये एसोसिएशन फाइल कर देती है। एनजीओ मान लो इसे। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर सकती है। वन और मोर कंज्यूमर ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट। बेटा कई बार ऐसा होता है कि ना, एक ही कंप्लेंट कई कस्टमर की होती है, सही है, किसी किसी कंपनी के लिए या कैसे भी, मतलब मान लो 50 कंज्यूमर की एक ही कंप्लेंट है एक दुकान के खिलाफ, तो उसमें कोई एक कर सकता है उन सबके बिहाफ पर। सब अलग अलग कंप्लेंट फाइल करेंगे तो एक ही केस कितनी जगह लड़ा जाएगा बेटा? ठीक है ना, इकट्ठा हो जाएगा, तो इसलिए एक बंदा सबके बिहाफ पे कर दे। और आगे अगर कोई कंज्यूमर मर जाता है तो उसका जो लीगल एयर होता है वो कर सकता है कंप्लेंट फाइल। ठीक है, तो यही लोग केवल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ध्यान रखना, केस स्टडी में पूछ सकता है। अब लिखा है क्या रेमेडी मिलेगी इनको, कंज्यूमर के लिए क्या रेमेडी है, यानी कि इस एक्ट के अंदर उनको क्या रेमेडी दी गई है, क्या फायदा दिया गया है। पहला, रिमूव द डिफेक्ट इन द गुड्स। अगर बेटा कंप्लेंट पाई जाती है तो वो उस डिफेक्ट को दूर करवा सकते हैं जो उनके सामान में आया है। रिप्लेस करवा सकते हैं सामान को नए सामान के साथ। रिफंड, प्राइस को रिफंड ले सकते हैं अपना वापसी, या पे कंपनसेशन फॉर द लॉस और इंजरी सफर्ड। अगर कोई नुकसान हुआ है कंज्यूमर को तो उसके लिए वो कॉम्पनसेशन यानी हट जाना भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, ये रेमेडी इनके पास। ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाता है। तो देखिए बेटा, अब अगला टॉपिक क्या आता है इसके बाद? ये देखो कुछ पॉइंट ना और दे रखे हैं हमारे पास ये, जैसे मैं यहाँ बता दूं, ये कुछ पॉइंट और दे रखे हैं, लेकिन दो ही चार हमें पढ़ने हैं बस, ज्यादा तो पढ़ना नहीं है। देखो तो हमने चार पांच पढ़ लिया, क्या रेमेडी है वो देख लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। अब हम, अगला है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाता है बेटा। आजकल ना बहुत सारी एनजीओ बन गई हैं, ठीक है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ बन गई, जो कस्टमर की ना हेल्प करती है, उनके बिहाफ पर केस करती है। ठीक है, टाइम टू टाइम उनको उनके जो राइट्स हैं उनसे अवेयर करती है। ठीक है, तो इनका क्या रोल होता है कस्टमर के, मतलब जो ये क्या रोल होता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में? ऐसे समझो कि इन ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। क्या लिखा है?
एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट द कंज्यूमर राइट्स बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड सेमिनार। ये टाइम टू टाइम ना सेमिनार करते रहते हैं या फिर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में पता लगे। दूसरा, पब्लिशिंग पीरियोडिकल एंड अदर पब्लिकेशन टू एजुकेट कस्टमर। ये मैगजीन वगैरह छापते हैं जिससे बेटा जो कंज्यूमर है हमारा वो अवेयर हो सके कि भाई उनके क्या राइट्स है और वो कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस, मान लो किसी कंज्यूमर को पता नहीं लग रहा है यार मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ कंप्लेंट करूँ, क्या होता है कंज्यूमर फोरम, तो वो लीगल एडवाइस भी देते हैं। आगे लिखा है कैरिंग आउट द कॉम्पिटेटिव टेस्टिंग ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट इन लेबोरेटरीज टू टेस्ट द रिलेटिव क्वालिटी ऑफ द कंपीटिंग द ब्रांड एंड पब्लिशिंग द टेस्ट रिजल्ट। ये टाइम टू टाइम जो दुकानदार होते हैं उनके जो सामान होते हैं उनको ना वो लैब में टेस्ट भी करते रहते हैं और उसके बारे में पब्लिकेशन भी करते हैं, उनको छाप भी देते हैं ताकि कंज्यूमर को पता लग जाए कि कौन सा ब्रांड किस लेवल ऑफ किस क्वालिटी का सामान बेच रहा है। ठीक है। फिर लिखा फाइलिंग कंप्लेंट इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। बेटा जब कंज्यूमर कहीं केस नहीं कर पाता तो उनके बिहाफ पे केस भी करते हैं। एनकरेज करते हैं कंज्यूमर को टू टेक एक्शन अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर कोई इनके साथ गलत कर रहा है तो ये ना उसको एनकरेज करते हैं कि डरो मत, आप लोग कंप्लेंट फाइल करो, ये सब भी काम ही करते हैं। आगे लिखा है टेकिंग इनिशिएटिव इन फाइलिंग द केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। और ये इनिशिएटिव भी लेते हैं कि किस प्रकार उनका केस ले जाकर वो फाइल करें यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा खत्म हो जाता है कंज्यूमर के बारे में। इतना सा ही पेपर में आपके आना है, इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ आ जाएगा। सबसे ज्यादा वो पूछ लेता है बेटा ये वाला टॉपिक, देखो इसमें से पूछ लेता है वो। ये आपको लिमिट्स याद रखनी है, 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 लाख, और फिर अगला क्या है 10 करोड़ से ऊपर, कि किस तरीके से कहाँ कहाँ जाके वो कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है बेटा, और ये डेज याद रखने हैं कि आप अगर जो आपका पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहां पर अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो 45 दिन के अंदर आप कहाँ जा सकते हो, स्टेट में। अगर स्टेट के डिसीजन से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो 30 डेज के अंदर आप कहाँ जा सकते हो बेटा, नेशनल में। और नेशनल के डिसीजन से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो 30 डेज के अंदर आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। ये सब बातें याद रखना, ठीक है बेटा। चलो, अब इसके एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, पेपर में आया था, लिखा हुआ है आरुषि परचेज्ड अ पैक ऑफ बिस्किट, यानी कि बिस्किट का पैकेट खरीदा आरुषि ने। व्हेन शी ओपनड इट शी फेल्ट द बिस्किट वर स्टेल। उन्होंने देखा यार बिस्किट तो खराब है, बासी है। शी केयरफुली रीड द लेबल ऑन द पैक ऑफ द बिस्किट विच मेंशनड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट क्वालिटी राइट टू अवर कस्टमर सेल एट बेल फूड प्राइवेट लिमिटेड, दिस एंड दिस एड्रेस दे रखा है। ये बेटा उसके पैकेट पे लिखा हुआ था कि अगर आपको कोई भी शिकायत करनी है हमारे प्रोडक्ट से तो आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो कंपनी है उसने ही अपना एक प्रकार का क्या कर रखा है बेटा, एक प्रकार का अपना मतलब सर्विस सेंटर बना रखा है जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हो। क्या द बिस्किट कंपनी है सेटअप, क्या लिखा हुआ है बेटा, जो आपकी बिस्किट कंपनी है उसने सेटअप कर रखा है आपका, क्या सेटअप कर रखा है बेटा, सेटअप कर रखा है इट्स ओन कंज्यूमर सर्विस एंड ग्रीवेंसेस सेल, जहां पर लोगों की जो सुनवाई होगी, यानी उनके साथ जो भी गलत हो रहा है या उनको किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट करनी है उसकी सुनवाई वहां पे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द फॉलोइंग राइट। कौन सा राइट यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है बेटा, राइट टू सेफ्टी, राइट टू हर्ड, राइट टू इन्फॉर्म्ड, या राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। यहाँ पे क्या किया जा रहा है बेटा, राइट टू हर्ड, जो उनकी सुनवाई का अधिकार है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनकी सुनवाई हो रही है। तो ठीक है, इस पे टिक कर देना आपको। अगला क्या है, अगला देखो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें पूछा हुआ है डोंट परचेज इन हेस्ट, जल्दीबाजी में हमें सामान नहीं खरीदना चाहिए, ये क्या है, कोई अधिकार है आपका, कोई एक्ट है, ऑल ऑफ द अबव है, या कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमने पढ़ा ना कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामान खरीदते समय पूरी सावधानी बरतें, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए ये हो गया। और एक क्वेश्चन था जो पेपर में आया था आपके, तो उसको कैसे आंसर करना है, देखो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, इसको पढ़ लेते हैं। कहता है हरीश परचेज्ड मेडिसिन फ्रॉम भाटिया मेडिकल स्टोर अपने बेटे के लिए फॉर हिज सन हु हैड हाई फीवर, जिसको ज्यादा बुखार था। इवन आफ्टर गिविंग द मेडिसिन हिज सन कंडीशन डिड नॉट इंप्रूव व्हेन ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज। बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, दवाई देने के बाद भी उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर इन्फॉर्म्ड हरीश दैट मेडिसिन गिवन टू हिज सन वाज स्प्यूरियस, यानी कि जो मेडिसिन थी वो नकली थी, बेकार थी। हरीश कंप्लेंड अबाउट दिस टू द भाटिया मेडिकल स्टोर। अब भाटिया मेडिकल स्टोर में जाके हरीश ने कंप्लेंट कर दी, भाई आपने दवाई दी थी, खराब दवाई थी। एज ए रिजल्ट जो भाटिया मेडिकल स्टोर था डिसाइड टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर इन द कंज्यूमर कोर्ट। भाई भाटिया मेडिकल स्टोर ने क्या सोचा कि चलो भाई जिस बंदे ने दवाई बनाई है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके खिलाफ मैं केस करूंगा। कैन भाटिया मेडिकल स्टोर डू दिस, क्या भाटिया मेडिकल स्टोर ये काम कर सकता है बेटा, मैंने आपको बताया था ना कौन कौन कंप्लेन कर सकता है। एक तो कस्टमर कर सकता है, कस्टमर के बिहाफ पे कोई एसोसिएशन है कंज्यूमर की वो कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, और कस्टमर अगर जिंदा नहीं है तो उसके बिहाफ पर उसका लीगल एयर कंप्लेंट कर सकता है। यही लोग कंप्लेंट कर सकते हैं और कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता। तो ये जो भाटिया मेडिकल स्टोर है क्या ये कंज्यूमर है,
भाई कंज्यूमर खुद कर सकता है या बाकी जो मैंने नाम बताए? क्या भाटिया मेडिकल स्टोर कंज्यूमर है या उसके बिहाफ पे काम कर रहा है? नहीं बेटा, ये कंप्लेन कर ही नहीं सकता। गिव रीजन इन योर सपोर्टिव आंसर, ऑल्सो एक्सप्लेन हु इज द कंज्यूमर एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो देखो आंसर पढ़ लेते हैं। कह रहा भाटिया मेडिकल स्टोर कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर एज ही इज नॉट अ कंज्यूमर, बिकॉज भाटिया मेडिकल स्टोर इज नॉट अ कंज्यूमर इन दिस केस। ही इज नॉट द यूजर बट ही हैज ऑब्टेन्ड द मेडिसिन फॉर रीसेल, भाई वो ना उसका यूजर भी नहीं है। हरीश कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द सेलर ऑफ द मेडिसिन इन द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कौन फाइल कर सकता है बेटा? हरीश कर सकता है फाइल। तो ये आ सकता है पेपर में। एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन लास्ट है बेटा, इसे देख लो और ये हमारा खत्म हो जाता है। कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके हो गए और चैप्टर भी हो गया। कह रहा मिस्टर जयसन सेंट जैकेट टू लॉन्ड्री शॉप। भाई मिस्टर जैसन थे, सॉरी मिसिज जैसन है, उन्होंने क्या किया, अपनी जैकेट भेज दी लॉन्ड्री शॉप में। द जैकेट वॉज परचेज, 5,000 रुपए की जैकेट खरीदी गई थी। शी हैड प्रीवियसली सेंट द जैकेट टू ड्राई क्लीनिंग। बेटा उन्होंने उसको लॉन्ड्री में भेजने से पहले ड्राई क्लीन करवाया था। किससे कराया था? एंजल ड्राई क्लीनर से कराया था। जैकेट वॉज क्लीन वेल, जैकेट अच्छे से क्लीन हुई। हाउएवर शी नोटिस दैट हर जैकेट हैड अ वाइट डिसकलरेशन मार्क्स व्हेन शी कलेक्टेड द जैकेट एट द टाइम। जब उन्होंने जैकेट को वहां से लॉन्ड्री से मंगाया तो देखा यार डिसकलरेशन फैल रहा है, नहीं कलर वाला छूट रहा है जैकेट पे से। ऑन इन्फॉर्मिंग द फ्राई क्लीनर, मिसेज जैक्सन रिसीव्ड द लेटर कंफर्मिंग दैट द डिसकलरेशन इंडीड अपीयर्ड आफ्टर द जैकेट वो ड्राई क्लीन। बेटा ये जो लॉन्ड्री वाले थे, उनका लॉन्ड्री वालों को क्या नाम था? फ्राई क्लीनर। उन्होंने बोला भाई जब आपने इसको ना ड्राई क्लीन करवाया होगा तब का निशान उशान लगाए, हमारी गलती नहीं है। तो उसने क्या किया? शी कॉन्टेक्टेड द ड्राई क्लीनर मल्टीपल टाइम्स एंड रिक्वेस्टेड द कॉम्पनसेशन फॉर डिसकलर्ड जैकेट। उन्होंने कई बार फोन किया और बोला भाई कॉम्पनसेशन दो। शी फाइल्ड केस इन द कंज्यूमर कोर्ट। बेटा उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अपॉन कंज्यूमर कोर्ट्स इंटरवेंशन एंजल ड्राई क्लीनर्स अग्रीड टू कॉम्पनसेट। अब भाई वो जो एंजल वाला था वो उसने क्या किया कि भाई ठीक है मैं आपको इसका कॉम्पनसेट करूंगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? 3,000 रुपए कॉम्पनसेट करने के लिए बोल दिया मिसिज जैसन फॉर द डिसकलरेड जैकेट, उसकी जैकेट के लिए। अब लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन पूछा है विच राइट वाज एक्सरसाइज बाय द जैसन। भाई उन्होंने कंप्लेंट करके कौन सा राइट यूज किया? राइट टू बी हर्ड। मैंने बताया सुनवाई का अधिकार, जब भी कोई कंप्लेंट फाइल करता है तो ये राइट यूज होता है। कह रहा नेम एंड एक्सप्लेन द राइट मिसेज जैसन विल अवेल द कॉम्पनसेशन। कहता है कौन से राइट के तहत उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा? मैंने कहा था जब आप कंप्लेंट फाइल करते हो तो आपको उसका उपचार मिलता है, तो उसका क्या मतलब बताया था? राइट टू सीक एड्रेसल, ठीक है बेटा। इस राइट से उनको क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन मिलेगा। कंज्यूमर हैज राइट टू गेट द रिलीफ इन द केस द प्रोडक्ट और सर्विस फॉल्स शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन, ठीक है बेटा। आगे क्या लिखा है? स्टेट द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन फुलफिल्ड बाय द मिस्टर जैसन इन दिस। भाई मिसिज जैसन ने कौन सी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई यहाँ पर? कंप्लेंट फाइल करके, जो उन्होंने कंप्लेंट फाइल की वो उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने उसको बखूबी निभा दी। तो लिखा फाइल अ कंप्लेंट इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम इन केस ऑफ शॉर्टकमिंग इन द क्वालिटी ऑफ द गुड्स परचेज और सर्विस अवेल, ठीक है। इसके साथ ही हमारा रिवीजन खत्म होता है, ठीक है बेटा। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।